बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो खिताब किया है, अब हर दिन मैं एक नई चीज़ महसूस कर रहा हूँ कि वो एक लेवल ऊपर जा रहे हैं। लगता है कि उनका सब्र जवाब दे रहा है और उन्होंने भांप लिया है कि आने वाले दिनों में भी इंतखाबात के नाम के ऊपर कोई धोखा ही मिलना है। इंतखाबात पाकिस्तान में नहीं होने और इमरान खान को दीवार से लगाने और उनको वापस ना लाने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। ताकतवर लोगों ने, मौजूदा पूरी की पूरी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट ने, और इंटरनेशनली तो आपको पता है कि बहुत सारे लोगों को इमरान खान साहब खटकते हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर इमरान खान साहब को रोकने का पूरा मनसूबा बनाया गया है। अब पाकिस्तान की पब्लिक और इमरान खान साहब, लगभग 80% पाकिस्तान और इमरान खान एक तरफ खड़े और दूसरी तरफ खड़े हैं उनके सारे मुखालिफिन, जो पॉलिटिकल एलीट है, ताकतवर लोग हैं, ताकतवर हल्के हैं, वो पैनिक किए हुए हैं और हर वो चीज़ ट्राई कर रहे हैं जिससे इमरान खान को रोका जा सके। इमरान खान साहब को बहुत क्लियर हो गया है कि ये सब कुछ उनको प्लेट में रखकर नहीं मिलेगा, उनको इसके लिए एफर्ट करनी पड़ेगी। अब उन्होंने वार्निंग देना शुरू की है। ये जरा सुने, कुछ चीज़ें मैं आपको रिपोर्ट कर देता हूं जो इमरान खान साहब ने अब बहावलपुर वाले जलसे में कही हैं। एक तो उन्होंने कहा कि ये जो तुम हरबे इस्तेमाल कर रहे हो मेरे खिलाफ, अगर आप समझ रहे हैं कि आपकी वजह से घबरा कर हम पीछे हट जाएंगे, तो मैं आज आपको पैगाम देना चाहता हूं कि मैं कोई ऐसी हरकत नहीं कर रहा जिससे मेरे मुल्क को नुकसान हो। लेकिन अगर तुमने मेरी कमर दीवार के साथ लगाई तो मैं कॉर्नर टाइगर बन जाऊंगा। एक कॉल दूंगा और तुम्हें इस्लामाबाद में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। मैं इस कॉल के करीब पहुंचता जा रहा हूं। आज आपको अपने मुल्क का सोचते हुए पैगाम देना चाहता हूं कि अभी भी वक्त है, इलेक्शन कराओ। ये इमरान खान साहब का एक आप धमकी आमेज आप लहजा या अंदाज आप समझ लें। उन्होंने कहा कि जो भी हुकूमत के पीछे है, अब तो बच्चा बच्चा जानता है कि वो कौन है, जो भी हुकूमत के पीछे है सुन ले, 4 महीने बहुत बर्दाश्त कर लिया। ये इमरान खान साहब ने वार्निंग दी है और उन्होंने कहा कि हुकूमत और उसके मददगारों को वार्निंग दी है इमरान खान साहब ने। और उन्होंने कहा जो भी हुकूमत के पीछे है सुन ले, 4 महीने बहुत बर्दाश्त कर लिया, मैं एक कॉल दूंगा, फिर इस्लामाबाद वालों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। बहुत क्लियरली इमरान खान साहब ने अनाउंस किया है। उन्होंने कहा कि मुझे दीवार के साथ लगाया गया, फिर उन्होंने टाइगर वाली बात की थी। उन्होंने कहा अब भी वक्त है, साफ शफाफ इलेक्शन करवा दें, खुद को बचा लें, मुल्क को बचा लें। ये बड़ा वाज़ेह पैगाम है, बड़ा क्लियर पैगाम है इमरान खान साहब का। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। मुझे लगता है कि इस लड़ाई का एक और मरहला भी चलेगा, क्योंकि ये इंपोर्टेड सरकार ऐसे फैसले कर चुकी है जिन फैसलों के बाद पब्लिक इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। इन्होंने चलती हुई मईशत को कैसे तबाह किया, इसी वीलॉग में कुछ सबूत मैं आपके सामने रखने वाला हूं और वो सबूत आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान की कमर तोड़ी इस इंपोर्टेड हुकूमत ने और उनको लाने वालों ने, और जो हालत उन्होंने कर दी है, अब वो सारा जोर लगा के भी इमरान खान से इलेक्शन नहीं जीत सकते। तो इलेक्शन जब जीत नहीं सकते तो वो इलेक्शन को डिले कर रहे हैं, टेक्निकल नॉकआउट के चक्कर में लगे हुए हैं, वो बहुत सारी चीजें ट्राई कर रहे हैं। नवाज शरीफ को ले आए, उसको भी अहल कर लें, और कोई रहता है उसको भी ले आए, उसको भी अहल कर दें, सबको इलेक्शन लड़वाएं, फिर भी इमरान खान के मुकाबले में इलेक्शन नहीं जीत सकते। मैं आपको मिसाल देता हूं, इन 9 हल्कों में नवाज शरीफ को खड़ा कर दें आप इलेक्शन में, नहीं जीत सकते। फजलुर रहमान साहब तो बहुत बड़े लीडर हैं, वो खड़े हो जाएं। आसिफ अली जरदारी साहब जरा रिजाइन करके खड़े हो जाएं सारे हल्कों के अंदर। शहबाज शरीफ साहब खड़े हो जाएं, कोई खड़ा हो जाए, नहीं जीत सकते। बात बन नहीं रही। आबिद शेर अली की फैसलाबाद में मैंने हालत देखी है, तनहा तनहा बाजारों में फिरते दिखाई देते हैं, जहां जाते हैं छोटी सी जलसी होती है। उधर फरूख हबीब जो है वो दंदनाता फिर रहा है, उसने ऐसा माहौल बनाया हुआ है, मिला फैसलाबाद पूरा का पूरा ऐसा लगता है कि इलेक्शन लड़ने पहुंचा हुआ है। यह है जनाब सूरत हाल इस वक्त, और इस सूरत हाल के अंदर अब पंजाब हुकूमत को गिराने की कोशिश की जाएगी। लेकिन पहले तो आप ये देख लें कि 9 हल्कों में जो इलेक्शन होने जा रहा है उसको मुलतवी कराने पर काम को तेज कर दिया गया है। ये इतलात आ रही हैं कि जो 9 हल्कों के अंदर इमरान खान साहब का 25 सितंबर को इलेक्शन लड़ने का फैसला उन्होंने किया है, सबके मुकाबले में अकेला इमरान खान, उस इलेक्शन से सब डर गए हैं और उसको मुलतवी करवाने का फैसला किया है। डिले करो, इससे निकलो, इससे जान छुड़ाओ, क्योंकि अगले चंद दिनों में इमरान खान को नाअहल तो किया नहीं जा सकता।
टाइम रह गया बहुत कम। आज 4 तारीख है जब आप ये वीलॉग सुन रहे हैं, कल 5 तारीख आ जाएगी, पीछे रह गए 20 दिन। 20 दिनों में ऐसी कोई अनहोनी हो नहीं सकती। इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात महदूद हैं, अदालत के अंदर कोई ऐसी चीज़ पेंडिंग नहीं है। तौहीन अदालत के अंदर इनको लगता है कि इमरान खान को नायल करके 9 हल्के बचा लें, लेकिन वो भी ऐसा होता है कि दिखाई दे रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता। लिहाजा इमरान खान साहब को 25 सितंबर को इलेक्शन ना दिया जाए, ये फैसला किया जा रहा है, 1 महीना और आगे ले जाए इसको। लेकिन किस बुनियाद पे? जिन जगहों पे इलेक्शन हो रहा है वो तो तमाम जगह ठीक है। कराची बिल्कुल नॉर्मल है, इलेक्शन वहां पे हो रहा है। शेखपुरा ठीक है, फैसलाबाद ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा में जिन जगहों पे इलेक्शन है, जैसे कि मर्दान में है, बाकी जगहों पे चारसदा में, वो सारे एरियाज ठीक हैं। अब वहां पे जो इलेक्शन होगा उससे बचने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा इंपोर्टेड सरकार को। और इमरान खान का रास्ता रोके कैसे? अब आखिरी हल उन्होंने ये निकाला है कि कुछ भी करो, मैदान से भाग जाओ, मुकाबला ना करना पड़े। तो इलेक्शन को डिले करवाने की कोशिश की जा रही है। दूसरा एक और साजिश की जा रही है, और ये बहुत ताकतवर लोग कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि जब से पंजाब हुकूमत मिली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़्यादा एग्रेसिव और बेहतर तरीके से आगे चल रही है। उनके बड़े बड़े जलसे भी हो रहे हैं, उनका चीज़ों पर कंट्रोल भी है। तो ऐसी सूरत हाल में अब वो पंजाब हुकूमत वापस छीनने की कोशिश कर रहे हैं। मैं दोनों पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने रख देता हूँ। याद रखें कि अगर परवेज़ इलाही ने डील ना मारी, खुफिया डील इसको कहते हैं, अगर परवेज़ इलाही ने ताकतवर हलकों के साथ या ताकतवर लोगों के साथ खुफिया डील ना की और परवेज़ इलाही वज़ीर आला बदस्तूर कायम रहना चाहे, तो फिर उनको वज़ारत आला से कोई नहीं हटा सकता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है। ये परवेज़ इलाही को डोरी ढीली छोड़नी पड़ेगी। ये परवेज़ इलाही को बैकग्राउंड में जाके एक साजिश करनी पड़ेगी, किसी के कहने के ऊपर या किसी गारंटी के ऊपर या किसी रिक्वेस्ट के ऊपर। नॉर्मली चौधरी बरादरान रिक्वेस्ट मान लेते हैं, तो तभी जाके पंजाब की हुकूमत खत्म होगी। अदरवाइज चौधरी शुजात हुसैन और पूरी की पूरी पीडीएम मिलकर किसी भी तरीके से पंजाब की हुकूमत कानूनी तौर पे ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि 10 बंदे जो हैं वो एक तरफ हैं, 178 बंदे एक हैं, तो 188 का फिगर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो 188 का जो फिगर है, वहां पे परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत ख़त्म नहीं हो सकती, पीटीआई की हुकूमत पंजाब में ख़त्म नहीं हो सकती। सिर्फ एक तरीका है कि परवेज़ इलाही के 10 बंदे पीडीएम के साथ जाकर मिल जाए, और उसमें परवेज़ इलाही साहब को खुद इस गेम का खुफिया तौर पे या सामने आकर या जैसे भी इसका हिस्सा बनना पड़ेगा और ये कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। देखते हैं कि परवेज़ इलाही साहब, क्योंकि जलसा बहुत बड़ा हुआ है गुजरात में, और गुजरात के जलसे के बाद चौधरी बरादरान की आंखें खुल गई कि ये क्या है, ये तो हमने सारी जिंदगी नहीं देखा, ये किस तरह के जलसे हो रहे हैं, पूरा स्टेडियम ही भर गया चारों तरफ, बीच में मैदान भी भर गया, ये क्या चल रहा है। उनकी आंखें पट्टी की पट्टी रह गई। तो अब उनको जो है वो ये देखना है कि उन्होंने पब्लिक की ताकत के साथ जाना है या अपने पुराने जो ताल्लुकात हैं उनका पास रखना है और वहां पे जाके ये करना है। लेकिन गेम में आपको बता दूं, जब भी पंजाब में हुकूमत चेंज हुई तो याद रखिएगा, जो भी करेगा चौधरी परवेज़ इलाही करेगा। ये मेरी बात आप लिख कर ले लें। और इसी बुनियाद के ऊपर अब खबरें आ रही हैं कि पंजाब में एक बार फिर तब्दीली के बादल जो है वो मंडला रहे हैं और पंजाब में हुकूमत तब्दील करने की तैयारी की जा रही है। अब ये खबर एक तरफ रखें, मैं आपको एक खबर और देता हूं, और ये एक बड़ी खबर है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में और मौजूदा हुकूमत में, ये एक चार्ट है, इस चार्ट को आप देख लें, ये आपको बता देगा कि IMF ने, आलमी इदारों ने, तमाम जितने भी इदारे हैं, उन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी का जो हालिया सर्वे किया है वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। ये 3 साल का डाटा है। 2020-21 में पाकिस्तान 5.7% से तरक्की कर रहा था, ग्रो कर रहा था, लगभग 6% के करीब पाकिस्तान ग्रो कर रहा था 2020-21 में इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में। और 6% बड़ा शानदार होता है, 5.7%, 6%, ये बड़ी शानदार ग्रोथ होती है। 2021-22 में पाकिस्तान 6% से ग्रो कर रहा था। ये इमरान खान साहब की 2 साल की लगातार कारकर्दगी थी। फिर जैसे ही इमरान खान से हुकूमत छीनी गई तो आ गए जनाब शहबाज शरीफ साहब। अब जो इंपोर्टेड सरकार है उनके दौरे हुकूमत में पाकिस्तान 3.5% से ग्रो कर रहा है, यानी 2.5% का ठक करके डिप लगा है और लगभग पाकिस्तान आधा हो गया है।
मईशत को आधा कर दिया है, ये हालत कर दी है इस इंपोर्टेड सरकार ने। इस चार्ट को आप देखिए, इसको दुनिया में जहां से वेरीफाई करना है आप कर लें, और ये बाकायदा रिपोर्ट है जो मौजूद है। अब आ जाए, ये प्रेडिक्शन है आईएमएफ की और ये मौजूद है, यहां तक इन्होंने डाउन कर दिया पाकिस्तान को। अब ये एक और रिपोर्ट है, ये अशर बाजवा साहब हैं, बड़े अच्छे रिसर्चर हैं, बहुत सारी चीज़ों में रिसर्च करते हैं। मैंने इससे पहले भी इनकी रिसर्च जो है वो एक दो जगह पे इस्तेमाल की है, इनका बहुत शुक्रिया। अब ये पाकिस्तान इन्फ्लेशन वर्सेस मीडिया क्राई, ये एक बड़ी अच्छी उन्होंने रिपोर्ट बनाई है और ये सब अदादोशुमार के मुताबिक है। अदादोशुमार ये कहते हैं, यानी दो चीज़ों का इन्होंने कंपैरिजन किया है कि पाकिस्तान के मीडिया का रोना धोना और पाकिस्तान में महंगाई की शरह, इसके ऊपर इन्होंने एक डाटा बनाया है। ये जो गोल्डन कलर की लाइन नजर आ रही है, ये पाकिस्तान के मीडिया का रोना धोना है महंगाई के बारे में, और ये जो नीले रंग की मोटी वाली लाइन आपको नजर आ रही है, ये पाकिस्तान में महंगाई की शरह है कि महंगाई इतनी ज्यादा थी और रोना पिटना इतना पड़ा हुआ था। ये अब आप देखें कि अक्टूबर 2022 के दिनों में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये यहां तक का डाटा पहले आप देख लें, और उसके बाद फरवरी और मार्च, ये शुरू वाले महीने आप देख लें। महंगाई के ऊपर मीडिया का रोना धोना कितना था, तो मीडिया का जो रोना धोना था महंगाई के ऊपर, ये येलो लकीर से आपको नजर आ रहा है कि जितनी देर इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत रहा अप्रैल के शुरू तक, तब तक मीडिया महंगाई के ऊपर बहुत ज्यादा रो पीट रहा था, और महंगाई वाली लाइन और मीडिया के अंदर रोने पिटने की लाइन बहुत बड़ी है। और महंगाई कितनी थी? महंगाई आप देख लें, ये कम थी, 8.98%, 9.19%, 11.5%, 12.3%, 13%, फिर वापस नीचे 12.2%, फिर 12.7%। ये महंगाई चल रही थी इमरान खान साहब के दौर में, और रोना पिटना जो चल रहा था वो 30 की लिमिट को क्रॉस कर रहा था। 30, 35, 32, 34, 29 ये चल रहा था। अब आ जाएं जरा इस तरफ कि इस वक्त महंगाई कितनी है और रोना पीटना मीडिया का कितना है, ये जरा गौर से देखें आप। अप्रैल में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो एकदम महंगाई बढ़ी 13.4%, रोना पिटना कम हो गया। रोना पिटना एकदम 35% से कम होकर 11%, 12% पे आ गया। रोना 35 से कम होकर 35-36 से कम होकर 12% पे आ गया रोना पिटना, और महंगाई 12 से बढ़ के 13% तक चली गई, 13.4%। महंगाई अगले महीने में मई में 13.8%, रोना पिटना कम होकर 4 या 3% रह गया। महंगाई अगले महीने में जून में 21.3%। अब 21.3% की महंगाई के ऊपर रोना पिटना 6-7%। महंगाई बढ़ के चली जाती है 25% पे, और ये महंगाई जाती है जुलाई में, और जुलाई के अंदर 25% महंगाई पे रोना पिटना 8%, और अगस्त में जो महंगाई है वो लगभग 27.5% पे चली जाती है, और रोना पिटना फिर भी 9 से 10%। यानी पाकिस्तान के मीडिया की 2 नंबरी और फ्रॉड आप चेक करें कि इमरान खान साहब के दौर में महंगाई ये नीचे है, रोना पिटना यहां पे है, कैसी बेशर्मी है। और शहबाज शरीफ के दौर में महंगाई यहां पे है और रोना पिटना यहां पे है। शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। ये मीडिया गरीब के लिए आवाज नहीं उठाता, पाकिस्तान के लिए आवाज नहीं उठाता, ये सिर्फ अपने पापी पेट के लिए आवाज उठाता है, ये दिखाई दे रहा है। वो जो इमरान खान साहब लफाफे लफाफे कहते हैं ना, मुझे अब उस बात पे यकीन हो चला है। वरना जिन लोगों को पहले भूख, महंगाई, गुर्बत, परेशानियां नजर आ रही थी, उनको अब नजर क्यों नहीं आ रही? जिनको मईशत पहले डूबती नजर आ रही थी 6% ग्रोथ के ऊपर, उनको अब 3-3.5% ग्रोथ के ऊपर डूबती नजर नहीं आ रही, बल्कि उनको आगे बढ़ती नजर आ रही है। ऐसा फ्रॉड भी पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ होगा। अब यहां पे खबर है जो शब्बर जैदी साहब ने दी है, बड़े सीनियर ये तजियाकार हैं और बड़े एक्सपर्ट है इकोनॉमी के। वो कहते हैं कि आईएमएफ प्रोग्राम के बावजूद हम डिफॉल्ट में जाएंगे। उसकी वजह उन्होंने बताई है। उन्होंने कहा कि आईएमएफ रिपोर्ट में वादे खतरात से आगाही दी गई है कि पाकिस्तान को 10 से 12 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी चाहिए। सरमायाकारी ना आई तो आईएमएफ प्रोग्राम के बावजूद हम डिफॉल्ट में जाएंगे। इस वक्त हमारे पास कर्जे देने की सलाहियत ही नहीं है।
हम इस वक्त वॉशिंगटन के गुलाम हैं, क्योंकि हम कर्जे वापस नहीं कर सकते। अगर कोई ये कहता है कि हम गुलाम नहीं हैं तो वो मईशत के बारे में नहीं जानता। तो शब्बर जैदी साहब ने बहुत क्लियरली कह दिया है कि या तो अमेरिका की पूरी प्रॉपर गुलामी करो, जो शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा है दूसरे अल्फाज में, या तो आप ये करें, साफ साफ ये करें, और या फिर आप जो हैं वो डिफ़ॉल्ट के लिए तैयार हो जाएं। फ़कीर बनना पड़ेगा या डिफ़ॉल्ट करना पड़ेगा, गुलामी करनी पड़ेगी या डिफ़ॉल्ट करना पड़ेगा। इस किस्म के ऑप्शंस सामने आ रहे हैं। अब इसमें एक चीज़, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वो मुझे बार बार पूछते हैं कि उन्हें छींक आ रही है, तो शहबाज शरीफ साहब से गुजारिश है कि IMF से इजाज़त ले दें कि अगर हमें छींक आ रही हो तो हम बाहर लिया करें। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपका हमारी और बेइज्जती करवाने का। अजहर सिद्दीक साहब सीनियर एडवोकेट हैं, बड़े बाखबर आदमी हैं। उन्होंने अपने ज़राए से एक दावा किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 16 MPAs और 7 MNAs अरकान असम्बली ने मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया है। उनको मनाने की वजह कोशिश की जा रही है। इनमें दादू के जो हैं वो MNA शाह लाड़काना डिवीज़न, और उसके अलावा सक्खर बदीन, टंडो आदम, टंडोला यार, मीरपुर खास, उमरकोट, सांगड़ के अरकान असम्बली शामिल हैं। सिंध के अवाम की हालत ज़ार हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो लोग कह रहे हैं। शुक्र है गैरत जाग रही है लोगों की। हुकूमत ताउन करने को तैयार नहीं है, जिसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली ने मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया है। 2 दिन में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सैलाब से मुताल्लिक इमदादी चीज़ों पर जरदारी माफिया को और डिप्टी कमिश्नर्स को बेनकाब करेंगे। एक तो आप ये देख लें कि हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि पीपल्स पार्टी के अंदर इस पर दरार पड़ रही है, और दूसरी जानिब ये एक तस्वीर आप देख लें, चंद तस्वीरें देख लें आप। ये है असली भुट्टो, गौर से देखें आप। मुर्तज़ा भुट्टो का बेटा, असली भुट्टो, गनवा भुट्टो का बेटा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का पोता, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर। ये देखें पब्लिक के अंदर, ये असली भुट्टो। इसके बारे में आपको बताऊंगा अगले व्लॉग में। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।